और बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि अगर हमें किसी समस्या को सुलझाना है तो पहले हमें उस समस्या को समझना होगा कि समस्या क्या है। और जाति की व्यवस्था इस देश में एक ऐसी पहेली है कि उसको समझना बहुत कठिन है। और जाति की एक अहम खासियत भी है, इसमें एक बहुत ही बड़ा एक अनोखापन है। क्योंकि जातियां जो बनने की परंपरा या जातियों के पुकारने की जो परंपरा रही है वो काम के आधार पर रही। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस देश में कुछ बाहरी तत्व ऐसे चालाक या जिन्हें आर्य के नाम से जाना गया, और वो इस देश में आए और आकर के उन्होंने इस देश के द्रविड़ लोगों को हराया। और जब द्रविड़ लोगों को हराया तो उन पर शासन करना शुरू किया। और जब शासन करना शुरू किया तो उन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपराएं, इस देश की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को अपभ्रंश करने का काम किया। बाबा साहब कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये कोई दैवीय चीज नहीं है, ना यह कोई प्राकृतिक नियम है, बल्कि यह एक इंसानों द्वारा बनाया गया सोचा समझा एक मैकेनिज्म है, या यूं कहें कि सामाजिक तंत्र है। और इसे बनाने के पीछे जो खास मकसद है उस मकसद के आधार पर ही इसे बनाया गया। और बनाने के बाद इसे धर्म और परंपरा की चाशनी में इस तरह से लपेटा गया कि लोग ये समझने लगे कि ये भगवान का दिया हुआ हमें कोई उपहार है, या भगवान ने ही ये सब चीज इसका निर्माण किया है। और जिसे सदियों से हमारे लोग आज भी इसे झेलते आ रहे हैं और हजारों वर्ष से झेल भी रहे हैं। लेकिन लोगों ने कभी इस पर कोई प्रश्न नहीं किए, क्योंकि ज्ञान का जो पहला कदम होता है वो प्रश्न पूछना होता है। और हमारा समाज इतना भोला समाज रहा है कि उसने कभी प्रश्न नहीं पूछे, कभी प्रश्न नहीं किए, और सदियों से उस जातियों के जंजाल में फंसा हुआ है। और जातियों को के जंजाल को मजबूत करने के लिए इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई कि जिससे महिला वर्ग सबसे ज्यादा इस देश में पीड़ित रहा। और वह व्यवस्था थी सजातीय विवाह पद्धति। अब ये सजातीय विवाह पद्धति को लागू करने के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि यहाँ पर इस जातीय व्यवस्था की वजह से इस देश में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, महिलाओं को सती कर दिया जाता था। बाल विवाह व्यवस्था भी जो इस देश में आई वह भी इस जाति व्यवस्था की वजह से आई। ये मेरे अपने शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो थीसिस है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो खोज है, ये सब उनकी बातें हैं जो मैं अपने शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं। जब किसी महिला का कोई पति मर जाता था तो उस महिला की पवित्रता को बचाए रखने के लिए उस पर नियम थोपा जाता था कि वह पुनर्विवाह नहीं करेगी। और उस महिला के साथ इतना अत्याचार किया जाता था, जिस परिवार में वो रहती थी, जिस परिवार में रह करके वो लोगों को जीवन यापन करती थी, उनको भोजन बना के खिलाती थी, उस परिवार में रहती थी, उस परिवार की सबसे लाडली बेटी होती थी, सबसे लाडली
बहू हुआ करती थी, उसे एक अछूत, एक ऐसा निरीह जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। वो अगर निकलती थी तो उसे भिन्न भिन्न शब्दों से उसे पुकारा जाता था कि ये कुलच्छनी है, ये डायन है, और यहां तक कि उसे गांव के बाहर किसी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सारी इस देश में जो जाति व्यवस्था जो इतनी मजबूत रही है, उस जाति व्यवस्था की वजह से ऐसा रहा। और मजबूत करने के लिए जैसे उदाहरण से समझें, अगर किसी मोहल्ले में कोई डॉक्टर, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, अगर वो वहां रहता है, उस मोहल्ले में अगर लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उस मोहल्ले में अगर कोई जातियों का बंधन नहीं है, तो किसी का भी बेटा, किसी का भी परिवार का बच्चा, वो कोई भी, जबकि उसे अगर व्यापार के आधार पर देखें या व्यापार के आधार पर या कर्म के आधार पर उसकी जाति हम देखें, तो वह एक व्यापारी है, वह एक डॉक्टर है, वह एक इंजीनियर है, वह एक टीचर है। लेकिन वहां अगर स्वतंत्रता है, वहां एक लोकतंत्र व्यवस्था है, वहां लोगों को अपने तरीके से जीने की अगर व्यवस्था है, तो किसी का भी, व्यापारी का बेटा भी एक टीचर बन सकता है, व्यापारी का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर का बेटा टीचर बन सकता है, और वो कहीं भी जाकर के रह सकता है। लेकिन यहाँ इस देश में जो जातीय व्यवस्था है, वो एक पिंजरे की तरह बनाई गई। और पिंजरा भी कैसा? उसमें ताला बाहर से नहीं है, ताला भी उसमें अंदर से है, कि बाहर का व्यक्ति उसमें कोई प्रवेश ना कर सके और अंदर का व्यक्ति बाहर ना जा सके। ऐसे ही मोहल्लों का निर्माण किया गया, जिसमें जो जिस मोहल्ले में रहता है, जिस बस्ती में रहता है, वह उस बस्ती से बाहर नहीं निकल सकता। और जातियों की जो विवाह पद्धति, जिसे सजातीय विवाह पद्धति कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति उस विवाह पद्धति को तोड़ना चाहता है, तो उसके साथ सामाजिक तौर पर उसको समाज से अलग कर दिया जाता, यानी कि सामाजिक रूप से उसे दंड दिया जाता। और बाबा साहब कहते हैं कि इस सजातीय विवाह पद्धति ने ही इस देश को एक राष्ट्र बनने से रोका। क्योंकि हम एक देश तो हैं, पर एक इस देश में एक समाज नहीं बन पाए। और जिस देश में वहां का समुदाय अगर समाज नहीं बन पाता है, तो वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। क्योंकि यहां व्यक्ति हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, आदि आदि हो सकता है, लेकिन वह सबसे पहले अपनी जाति से प्रेम करता है। अगर वो हिंदू भी है, तो सबसे पहले उसके सामने उसकी जाति है, और राष्ट्र तो बहुत बाद की चीज है। तो यहां पर इस देश में कभी भी जाति व्यवस्था के रहते यह एक राष्ट्र नहीं बन पाया। और जब तक इस देश में जातियों की व्यवस्था है, तब तक ये राष्ट्र नहीं बन पाएगा। मैं महिलाओं के बारे में, सजातीय विवाह पद्धति के बारे में बता था कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक वर्ग में 10 लड़के जवान हैं और 12 लड़कियां जवान हैं। अब अगर एक समाज में 10 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां वहां पर क्या रहेंगी? वो 2 लड़कियां कवारी रह जाएंगी, उनकी शादी कहां होगी? जब सजातीय व्यवस्था है तो उनकी शादियां नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती, तो वो लड़की कुंवारी रहेगी। वही बात लड़कों पर लागू होती है। अब इसमें लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, तो इसमें एक जन्म हुआ बाल विवाह। तो बाल विवाह कैसे? यहां जो विवाह पद्धति है वो पुरुषों के लिए, उसमें पुरुषों के लिए उसमें लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है। महिला अगर कोई विधवा हो जाती है, वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है।
मान लीजिए पुरुष की पत्नी 50 वर्ष की आयु में उसकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब पुरुष शादी कर सकता है। अब लड़कियों की चूंकि बाल विवाह, अब लड़की जो है कम उम्र की है, उसकी शादी कम उम्र की लड़की से हो सकती है। अब वो लड़की जब तक वो जवान होगी, जब तक वो यौवन पे आएगी, जब तक उसका अपना शरीर पुष्ट होगा, तब तक वो जो 50 साल का व्यक्ति वो जो उसने शादी 50 की साल थी, वो जो है मर जाएगा। अब मर जाएगा, वो लड़की जवानी में फिर विधवा हो जाएगी, लेकिन वो शादी नहीं कर सकती। इस सजातीय व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। अब प्रश्न पैदा होता है कि जाति व्यवस्था ये बनी कैसे, किसने बनाई? कोई तो व्यक्ति होगा, इतने लोग हैं, उन्होंने खोजा भी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने तो जाति व्यवस्था पर कास्ट इन इंडिया एक किताब बाबा साहब अम्बेडकर की है, और जाति भेद का उच्छेद बाबा साहब ने रिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कोई प्रश्न रखे हैं, कोई समस्या बताई है, तो उनके समाधान ही बताए। तो जब जाति व्यवस्था के बारे में खोज की जाती है, तो पता लगता है कि जो आर्यन लोग इस देश में आए, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता और अपनी जाति व्यवस्था को उच्च बनाने के लिए, और जो इस देश में ब्राह्मण जिसको बोलते हैं या वमन जिसको बोलते हैं, उस व्यक्ति ने अपने समुदाय को पहले एक पिंजरे में बंद रखने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने क्योंकि आप को देश में सबसे क्योंकि वो श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए उसने उस जाति व्यवस्था का सबसे पहले ब्राह्मण ने निर्माण किया। फिर उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द जो क्षत्रिय समाज या जो अपने आप को लड़ाकू समाज समझता था या शासक वर्ग समझता था, फिर उसने भी अपने आप को उसी तरह से उस पिंजरे में बंद करने का काम किया। प्रेरणा कहां से मिली? वमन समाज से। उसने अपने आप को उसमें पिंजरे में बंद करने का काम किया। अब राजा महाराजा, भाई राजा महाराजा अपने बच्चों की शादी करेंगे तो किससे करेगा? किसी आम आदमी से तो करेगा नहीं। तो राजा महाराजा भी शादी कहां करेगा? राजा महाराजा में ही शादी करेगा। तो उसने भी अपने आप को उस पिंजरे में बंद करने का काम किया। उसी प्रकार से जो वमन समाज की जितने भी शाखाएं थी, अब आप देखिए वमन समाज जो सजातीय विवाह पद्धति है, उसमें वो अपने ही वर्ग में, अपने ही जाति में शादी करने का काम करता है। कि वो ऐसा समझता है कि अगर मेरी पवित्रता अगर खत्म हो गई, तो मैं भी एक आम नागरिक की तरह इस देश में हो जाए, यानी कि मेरी व्यवस्था अगर खत्म हो जाएगी, तो मेरा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। और चूंकि वमन समाज जो है वो ऊंच नीच व्यवस्था को कायम करना चाहता है, उसने सबसे पहले अपने आप को उच्च बनाने के लिए इस व्यवस्था को इस देश में कायम किया। उसको देखा देख फिर अन्य लोगों ने भी उस व्यवस्था को कायम किया, और फिर इस व्यवस्था को उन्होंने सामाजिक प्रथा बनाई, और प्रथा के साथ साथ इनको धर्म ग्रंथों में भी जोड़ने का काम किया। उसी प्रकार से फिर जो नीचे जाति वाले लोग थे, जिन्हें हम नीची जाति कहते हैं या समण कहते हैं, ये बीमारी उन लोगों में भी आई। वह भी ये खोजने लगे कि मैं भी उच्च वर्णीय, चूंकि वो किसी से तो सीखता आदमी, क्योंकि हमारे यहां नकल करने की प्रथा बहुत है, तो लोग नकल करते हैं। और उस नकल में इस देश में आपस में हजारों जातियों का निर्माण हो गया। क्यों? हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, श्रेष्ठ रखने के लिए अपने अपने छोटी छोटी जातियों में बंटना शुरू कर दिया। ये जातियां आज हमारे लिए एक ऐसा अभिशाप बन करके हमारे सामने खड़ी। इन जातियों से उस वमन समाज या उस वमन समाज की शाखाओं को कोई नुकसान नहीं।
क्योंकि वो सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर एक व्यवस्था के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आज तक उस एक व्यवस्था के साथ नहीं जुड़े। तो आज हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से देश में जाति व्यवस्था इतनी मजबूत, ये इतना मजबूत स्तंभ जो बना हुआ है, वही मजबूत स्तंभ हमारे लोगों ने जातियों में बंटने के साथ साथ संगठनों में बंटना शुरू कर दिया। समस्या यहां आकर के और ज्यादा विकराल हो गई। एक तरफ तो हम जातियों में बंटे थे, फिर जातियों के नाम पर हमने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए, और संगठन बना करके आज संगठन भी अपने आप को ये देखते हैं कि मेरा बड़ा संगठन है, उसका छोटा संगठन है, उसमें 1000 लोग हैं, उसमें 500 लोग हैं, मेरे साथ 1 लाख लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं। और वो नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान इस देश में समण समाज का हो रहा है। आज समण समाज ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि वो लड़े तो लड़े किससे? वमन से लड़े या अपने लोगों से लड़े? उसके सामने बहुत विकराल परिस्थिति में आज समण समाज है। इसीलिए समण समाज को इकट्ठा करने के लिए ये समण संघ, इसको झाड़ फूंक करके तैयार किया गया, और लोगों तक इस आइडियोलॉजी को पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि हम जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, हमारी भी अपनी एक पहचान थी। वो लोग आज भी अपने मनु बाबा या दादा को के साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके इस देश में उस विचारधारा के साथ काम करते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों में तो बाबा भी आए, बाबाओं के भी बाबा आए, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना, और हमने उन बाबाओं की, अपने बाबाओं की बात को समझा भी तो अपने तरीके से समझा, और अपने तरीके से समझ करके इतने सारे संगठन निर्माण कर, और आज वो संगठन हमारे लिए एक नासूर बन चुके हैं। हम निवेदन करते हैं, हम अनुनय विनय करते हैं उनसे कि तुमने अपने अपने बाड़े बनाए, लेकिन इस समान समाज के कॉज पर, इस समाज की समस्याओं पर तो कम से कम एक बार इकट्ठा हो जाओ, एक जगह इकट्ठा होने का काम करो। क्या आपको नहीं दिखाई देता कि इस देश में एक वर्ग ने अपनी संघीय व्यवस्था स्थापित की, और वह संघीय व्यवस्था उसकी संघीय व्यवस्था नहीं, हमारी संघीय व्यवस्था को उसने अपनाया, और हमारी संघीय व्यवस्था को अपना करके इस देश पर शासन करने का काम कर दिया, और आज हमें उसने अपना गुलाम बना रखा। क्या ये इतनी छोटी बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती? लेकिन समझ में क्यों आएगी? आज भी हमारा समाज उस बमणवादी व्यवस्था के अनुसार काम करता है। जिस प्रकार उसने अपनी जाति का निर्माण करके अपने आप को उच्च बनाने का काम किया, इस देश में भेदभाव रूपी समाज को स्थापित करने का काम किया, आज हमारे संगठन भी वही काम कर रहे हैं। तो वो समण समाज के लिए और ज्यादा घातक सिद्ध हो रहे। तो समण संघ कहता है कि जब तक आप एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, और इकट्ठा होने की आपको एक पहचान, कौन सी पहचान? आपकी प्राचीन पहचान है, पुरातन पहचान है। क्या हम समण थे? हम जातियों में तो कभी रहे ही नहीं, लेकिन हम इस भेदभाव रूपी समाज को नकल करते हुए अपने आप को उच्च दिखाने के लिए कि मैं, मेरी जाति और मेरे से नीचा कौन है, ये जातियों का निर्माण कि मैं एक जाति अगर कोई थोड़ी सी दबंग है या अपने आप में थोड़ी धनाढ़ है, तो वो ये देखती है कि मेरे से नीची जाति कौन सी है समाज में।
और उस नीची जाति को देख करके, अपने से छोटी जाति को देख करके व्यक्ति खुश होता है। जिस देश में ये जातियों का मकड़ जाल इतना बड़ा हो, ये बाबा साहब सही कहते हैं कि वो कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। और जिस वर्ग समुदाय में इन जातियों का जंजाल हो, वो कभी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति इतिहास से नहीं सीखते हैं, वर्तमान कभी उनको रास्ता नहीं देता है, और जिनको वर्तमान रास्ता नहीं देता है, वो अपने अपने कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा। इतिहास से सीखेंगे, वर्तमान हमें पाथ देगा, एक लक्ष्य देगा, और जब हमें एक लक्ष्य मिलेगा तो हम अपने भविष्य के निर्माण के लिए उस गोल तक पहुंचने का काम करेंगे। और हमारा गोल क्या है? गोल हमारा है इस देश में जितने भी समन हैं उनका सुखी जीवन, उनके अधिकार सुरक्षित होना, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य समन संघ ने बनाया है, और एक पहचान दी है, क्या? हम समन हैं। इस पहचान को जितना ज्यादा हम प्रचारित और प्रसारित कर देंगे, उतना अच्छा और मजबूत समन संघ हम बना लेंगे। और इन जातियों को जितना जल्दी हम छोड़ देंगे, इन जातियों का अभ्यास करना जितना जल्दी हम बंद कर देंगे, ये हिमालय पर्वत से भी ऊंचा एक पर्वत है, एक पहाड़ है। बहुत गहरी जड़ें हैं इस व्यवस्था की। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जो समन संघ की जो विचारधारा है, या समन संघ का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक शायर ने कहा है कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। साथियों, कभी अगर घर से नहीं निकलोगे तो आपका साया भी आपके साथ नहीं होगा। तो मेहनत हमको करनी पड़ेगी। और मैं अपनी इन 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं बचाता रहा दीमकों से अपना घर, मैं बचाता रहा दीमकों से अपना घर, और चंद कुर्सी के कीड़े सारा मुल्क खा गए। तो हमें इन कुर्सी के कीड़ों को भी रोकने के लिए दीमक को, कीड़ों को मारने की दवा भी हमें लानी पड़ेगी। और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक अपने लोगों को वो सुखी जीवन हम दे नहीं सकते। इन जातियों के अभ्यास से निकले, समण पहचान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और जब हमारी समण पहचान जन जन तक पहुंच जाएगी तो हमारा जो जीवन है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो सुरक्षित होगा। कहते हैं कि घर ना बदले हम आज रोशनी के साए में, ये मैंने लिखी थी लाइन। घर ना बदले आज हम रोशनी के साए में, ये अंधेरे हमें बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जैसे जुड़ेंगे वैसे जुड़े जीतेंगे। जब जुड़े हैं तब जीते हैं, आगे भी जुड़ेंगे तो आगे भी जीतेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे अगर संघ के प्रति कोई दोष हुआ हो तो संघो यो खलित दोषो संगो खम तु तंग ममंग। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संघ से 3 बार क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। अगर